देखिए आज हम लोग भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 का ये भूगोल है। काफ़ी नया नया चीज़ हमको इसमें सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग लेसन 1 को पढ़ेंगे जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसमें जितना जानकारी आएगा हमको लगता है वो आपके लिए नया ही होगा, क्योंकि भूगोल आप लोग शुरू से पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं खगोलीय पिंड क्या होता है। तो आप इसमें स्टार दे करके डैश दीजिए खगोलीय पिंड। अंतरिक्ष में आप लोग यदि गौर करके देखिएगा तो आपको क्या क्या दिखता होगा। सूर्य दिखता होगा आपको, चंद्रमा दिखता होगा आपको, और भी कुछ अन्य पिंड दिखता होगा या ग्रह दिखता होगा, सारा चीज़ दिखता है। तो जिसमें जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो या फिर सिंपल जो रात में चमकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। आया समझ में? जो रात में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है उस सभी पदार्थ को या प्लेनेट को हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड। ठीक है, और ये खगोलीय पिंड जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसके साथ साथ ये गर्म भी होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो तारा कहते हैं। ठीक है, और जो सूर्य जो अपने से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, प्रकाश और उष्मा को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। बात समझ में आया? सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो इसमें लिखिएगा रात में आकाश में जो भी चमकता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, एवं अन्य ग्रह, कई सारे ग्रह भी होता है, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, और जिस खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश और उष्मा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो तारा कहेंगे। जैसे सूरज में स्वयं का प्रकाश है और वो उष्मा भी प्रदान करता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, तारा। तो सूरज एक प्रकार से क्या है, तारा है। समझ में आया? सूरज मतलब नाम वाला सूरज नहीं, वो सूरज देवता वाला, सूरज दादा ऊपर वाला। हाँ, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब रही बात जिसमें प्रकाश और उष्मा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और जिसमें ये दोनों नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? खगोलीय पिंड से देखिए कई सारा टॉपिक हम लोग निकाल रहे हैं। खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, तो जो भी आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। और ये खगोलीय पिंड काफ़ी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, गर्म गैस का बना होता है ये, और जिसमें प्रकाश और उष्मा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। और यदि किसी में प्रकाश और उष्मा नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक में ग्रह का मतलब क्या होता है, तो ग्रह को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, प्लेनेट। प्लेनेट, और प्लेनेट जो है वो लैटिन भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है। अब ये प्लेनेटाइट का मतलब क्या होता है, तो चारों ओर घूमना। प्लेनेटाइट का मतलब होता है चारों ओर घूमना। बस एक टॉपिक खत्म हो गया। समझ में आया? क्या आपको बोलना है, कोई भी पूछेगा कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो सिंपल आपको बोलना है आकाश में चमकने वाले सभी पदार्थ को खगोलीय पिंड कहते हैं। हो जाएगा? रात्रि में आकाश में चमकने वाले पदार्थ को खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में खगोलीय पिंड काफ़ी बड़े और गर्म होते हैं, और जिस पिंड से उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे तारा कहते हैं, और जिस पिंड से उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह का अंग्रेजी शब्द में प्लेनेट का प्रयोग किया जाता है। ये प्लेनेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमना। ग्रह जो होता है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, चारों ओर घूमता है ना। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? दिक्कत है किसी को? लिखिए इसको। आकाश में रात्रि में चमकने वाले पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। आकाश में रात्रि में चमकने वाले पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। हो गया? ये गर्म
ये गर्म एवं काफी बड़े होते हैं। ये गर्म एवं काफी बड़े होते हैं। जिन पिंड से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जिस पिंड से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे तारा कहते हैं, उसे तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। पैरा चेंज करिए। जिन पिंड से ऊष्मा या प्रकाश का ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उसे ग्रह कहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह का अंग्रेजी प्लेनेट होता है। ग्रह का अंग्रेजी प्लेनेट होता है, जिसका लैटिन भाषा में, जो लैटिन भाषा के प्लेनेटाई से, जो लैटिन भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ चारों तरफ घूमना होता है। जिसका अर्थ चारों तरफ घूमना होता है। हो गया? आगे समझिए। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, नक्षत्र मंडल क्या होता है? तो जब तारा का समूह, तारा आप समझ में आ रहा है ना, जब तारा का समूह आपस में मिल करके किसी प्रकार का आकृति को बना देगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। बात समझ में आया? जब तारा का समूह आपस में मिलकर किसी आकृति को बना देता है तो उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। हो जाएगा? बोलते हैं कि नक्षत्र खराब चल रहा है, तो वो ज्योतिष शास्त्र में इसका काफ़ी महत्व होता है। तो क्या बोलना है आपको? तारा का समूह जब आपस में मिलकर किसी आकृति को बनाता है तो उसी को नक्षत्र मंडल कहते हैं। कुछ आकृति जैसे है आसो मेजर, बिग बियर, स्मॉल बियर। तो स्मॉल बियर को आप लोग देखे हैं, रात में जब आप आसमान को देखिएगा तो आपको 7 तारा हर दिन आपको एक जैसा दिखेगा, एक शेप का दिखेगा। दिखा है? इस प्रकार से वो रहता है। आपको हर दिन आपको ये इसी शेप का दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसी को बोलते हैं सप्तऋषि तारा। सुने हैं? रात में देखे होंगे, नहीं देखें तो आज रात में देखिएगा। छत पे जाइए, दिख जाएगा 7 तारा एक शेप में रहेगा इसी प्रकार से। इसी को कहते हैं सप्तऋषि तारा। और इसका जो छोर, ध्यान से समझिए, इसका जो छोर जिस तरह मुड़ा रहेगा वो आपका उत्तर दिशा कहलाता है। उधर ही आपको सबसे चमकीला तारा दिखेगा और वो चमकीला तारा को बोलते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को देखने का एक नियम ये भी है कि जो सप्तऋषि तारा आपको आकाश में दिखेगा उसका जो अंतिम छोर का सीधे दिख जाएगा आपको सबसे चमकीला तारा, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। तो ये दिशा बताने में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है। ऐसा समझ में? कोई पूछेगा कि नक्षत्र मंडल क्या है तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? तारा का समूह जब आपस में आकृति बनाता है तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? आसो मेजर, बिग बियर या फिर स्मॉल बियर। आया समझ में? आगे समझिए। सौर मंडल क्या है? अभी बेसिक चल रहा है ज्योग्राफी का, तो सौर मंडल में आप क्या बोलिएगा? सूर्य, 8 ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? सौर मंडल का निर्माण करता है। ठीक है?
सूर्य, 8 ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है। और इस सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ये तो पता है ना। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? ये जो अन्य खगोलीय पिंड हम आपको बताए हैं, इसी को बोलते हैं एक क्षुद्र ग्रह और एक आपका उल्का पिंड, उसी में आता है। तो ये सब आपस में मिलकर के किसका निर्माण करता है? सौर मंडल का निर्माण करता है। तो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड क्या है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो वैसा पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, वैसा पिंड जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उल्का पिंड किसे कहेंगे? तो पत्थर का, ये भी एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह ही होता है, लेकिन क्षुद्र ग्रह थोड़ा सा बड़ा होता है और ये छोटा छोटा पत्थर होता है। तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ये उल्का पिंड क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी पे आकर भी टकराने का संभावना बना रहता है। जो आप लोग डायनासोर सुने होंगे, डायनासोर का अंत जो हो गया था वो किसके कारण से हुआ था? उल्का पिंड ही गिरा था पृथ्वी पे, तहस नहस पूरा कर दिया था पृथ्वी को। छोटा सा उल्का पिंड गिरा था, क्षुद्र ग्रह नहीं गिरा था। क्षुद्र ग्रह गिरता तो तब तबाही ही मच जाता। उल्का पिंड गिरा था, छोटा सा उल्का पिंड, फिर भी मर गया था, सारा मर गया था। उल्का पिंड अगर किसी भी ग्रह पे गिरेगा तो पृथ्वी के वातावरण में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। और काफ़ी सारा लेयर बना हुआ है पृथ्वी में। तो वो पत्थर अगर किसी में आ रहा है तो वहाँ पे घर्षण हो रहा है। घर्षण की वजह से वो एक आग का रूप ले लेगा। और उतना दूर से अगर कोई तेज़ी से फेंकेगा, ऐसे आप एग्जाम्पल लीजिए ना, कोई एक छोटा सा पत्थर है, यदि हम आपको धीरे से मारते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। वहीं अगर हम, जैसे गोली है, हम बंदूक से आपको नहीं मारेंगे, हम हाथ में लेकर के गोली आपका माथा पे से मारेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। आर पार होगा? नहीं होगा। वहीं अगर गोली में हम उसको डाल करके एक बंदूक आपको मार देंगे तो आपका वो आर पार से निकल देगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, जो स्पीड से, उतना स्पीड से जब वो गिरता है ना पृथ्वी में, तो पूरा का पूरा तबाही मचा देता है। तो वही हुआ था उस समय भी। उस समय कोई था ही नहीं ना, केवल जानवर ही था, मनुष्य उस समय नहीं था, बहुत सारा जानवर ही था। क्योंकि उस समय केवल वही था बाबू, और बाकी छोटका छोटका सब जानवर था। मेन जो हम लोग जिसको जानते हैं वो वही था। वो सब भी था, वो सब जंगली सब था, बहुत बड़ा बड़ा उस समय होता था। अब वो होना जरूरी था, अगर वो नहीं होता तो पृथ्वी पे जीवन भी नहीं पनपता। डायनासोर आपको मार देता। हम लोग तुरंत विकसित नहीं हो सकते हैं। उस समय इतना खूंखार सब जानवर था। हाथी का इतना बड़ा बड़ा दांत होता था, इससे भी दुगना तिगुना बड़का बड़का दांत होता था। कहूँ देखता, उड़ा देता आपको। उस समय आपके पास परमाणु हथियार था, गोली था, बंदूक था, आप कैसे उसको मारते? आज हम लोग शेर पे कंट्रोल कर लेते हैं। आप बिना हथियार के जाइए शेर के पास, शेर के आप गधा के पास जाइए बिना डंडा के, आपको उठा के पटक देगा। ये रियल बात है। हम लोग जानवर से ताकतवर नहीं है। आपको एक चींटी अगर कान में घुस जाएगा तो वो आपको बिखनी उड़ा देगा। जानवर से हम ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अब चींटी को भले आप स्प्रे मार के मार दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन उस समय पास हम लोग के पास उतना साधन था क्या? नहीं था। तो वही वहाँ पे हम कहा जा रहे हैं। उल्का पिंड समझ में आया सबको? अभी तक में आप क्या क्या पढ़े हैं? अभी तक में आप पढ़ लिए खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उल्का पिंड किसे बोलेंगे? तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। हो जाएगा? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे? तो पत्थर के वैसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सौर मंडल किसे कहेंगे? तो सूर्य, 8 ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है। और ये सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के चारों ही 8 ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? लिखिए इसको, नक्षत्र मंडल लिख करके डैश दीजिए। तारों के समूह के आकृति को, तारों के समूह से बनने वाले आकृति को, तारों के समूह से बनने वाले आकृति को तारों के समूह से बनने वाले आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे हम इसको लिख लीजिए।
चलिए अगला लिखिए सौरमंडल। 8 ग्रह, सौरमंडल में लिखिए 8 सूर्य, 8 ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। एवं अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसके मुखिया सूर्य को कहा जाता है। इसका मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सूर्य, 8 ग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड आपस में मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। शुद्र ग्रह लिख करके डैश दीजिए। लिखिए इसमें सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को शुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को शुद्र ग्रह कहते हैं। अगला लिखिए उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, फिर से लिखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, बेचारे का मुंह सूख गया पत्थर को उल्का पिंड कहते हैं। अगला लिखिए सूर्य। अगला लिखिए सूर्य। भले बाहरी मन से बोल दे कि गया गया कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आते रहता है जाते रहता है, लेकिन अंदर अंदर तो दुख सबको होता है। देखिए सूर्य क्या है, तो सिंपल सूर्य के बारे में आपको बोलना है, हल्ला नहीं करना है। यहाँ समझिए, सूर्य के बारे में आप लिखिएगा सूर्य काफ़ी गर्म होता है और ये गैस का बना हुआ है। सूर्य काफ़ी गर्म होता है और ये गैस का बना हुआ है, और इसमें जो खिंचाव शक्ति होता है वो सौरमंडल को बनाए रखता है। बात समझ में आया? आपको पता होगा, पहले आप सौरमंडल का ही थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले कौन रहता है? सूर्य। याद करने का सिंपल नियम है, पहले कौन आ गया? सूर्य। फिर आपको याद रखना है बुध। देखिए साइज हम एक ही बना रहे हैं, तो आपको छोटा बड़ा इसमें डिस्टेंस कर लेना है। उसमें दिया होगा आपको, जो मिला है वो ग्राफ उसमें मिला होगा। सूर्य के बाद बुध। अब देखिए बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र। तो शुक्र लिखिए यहाँ। फिर शुक्र बृहस्पति लाएंगे, रुकिए, तो लाइन बाय लाइन न लीजिएगा आप, जैसे जैसे वैसे वैसे ना। पहले सूर्य आपको याद रहेगा, फिर आपको बुध याद रखना है। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ करके आपको क्या लेना है? शुक्र। अब तीसरा नंबर पे हमारी पृथ्वी आएगी। आ गया पृथ्वी। अब देखिए चौथा नंबर पे मंगल आएगा। बुध बृहस्पति छोड़ देना है, शुक्र, फिर पृथ्वी आया, फिर मंगल आ गया। अब मंगल के बाद क्या होगा? बुध, और बुध के बाद क्या होगा? हाँ गुरुवार, यानी कि बृहस्पति। ग्रह का नाम तो बृहस्पति है ना। फिर बृहस्पति, उसके बाद क्या आता है? शुक्र। शुक्र छोड़ दीजिए, फिर क्या आता है? शनि, यानी कि शनि आ गया। अब शनिवार के बाद बचा 2 ग्रह, तो पहला ग्रह आपको याद रखना है यूरेनस।
और उसके बाद आपको याद रखना है नेपच्यून। इसको हम लोग बोलते हैं अरुण हिंदी में, और इसको बोलते हैं हम लोग वरुण। बोलिए, बात समझ में आया? तो ये कुछ लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है। पहले नंबर पे कौन है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बात समझ में आया? याद रहेगा ना? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और फिर उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। बुध का मरकरी हो जाएगा, शुक्र का वेनस, पृथ्वी का तो आपको पता होगा अर्थ, मंगल का मार्स, और बृहस्पति का जुपिटर, और शनि का सैटर्न। इसका हिंदी इंग्लिश तो लिखा हुआ है यूरेनस और नेपच्यून, ये तो पता है इन सबको। अब आप एक बात हमको बताइए, जो जितना ज़्यादा निकट रहेगा उसको सूरज का एक चक्कर काटने में उतना कम समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो सूरज के जितना ज़्यादा निकट होगा वो उसको सूरज का एक चक्कर काटने में उतना ही कम समय लगेगा। इस जगह यहाँ तक मैं ना लिखिए, सूर्य एक गर्म तारा है, सूर्य एक गर्म तारा है जो अपने खिंचाव शक्ति से सौर मंडल को बनाए रखा है। पृथ्वी लिख करके डैश दीजिए। देखिए, जो पृथ्वी है उसका संख्या कितना हो जाएगा? 3, और ये ब्रह्मांड बोलते हैं, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी सूरज से तीसरे नंबर पे आता है और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे जीवन उपलब्ध है, ये सबको पता है, पृथ्वी पे ही हम लोग रहते हैं, और इस पे ज़्यादातर क्या है? पानी है। पानी रहने के कारण ये अंतरिक्ष से हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब एक बात बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? नारंगी? अच्छा, ये तो नारंगी लग रहा है ना, चपटा हुआ है। देखिए, पृथ्वी का जो आकार है वो ना तो गोल है ना तो वो चपटा हुआ है, बल्कि उबड़ खाबड़ है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? उबड़ खाबड़, कहीं पे धंसा हुआ है तो कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे धंसा हुआ है तो कहीं पे उठा हुआ है। तो ये पृथ्वी का हम लोगों का आकार है। ठीक है, और इस आकार को हम लोग बोलते हैं भूआस, जियोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पृथ्वी का आकार ना तो गोल है और ना ही संतरे का आकार का है, बल्कि पृथ्वी का जो आकार है वो कहीं पे उठा हुआ है तो कहीं पे वो धंसा हुआ है। खुद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ है पृथ्वी पे, तो उतना बड़ा बड़ा पहाड़ जो उठा हुआ रहेगा तो क्या कभी भी संभव है क्या गोल रहेगा वो? कहीं पे पृथ्वी पे आप देखिएगा पहाड़ है कि नहीं पहाड़, और कहीं देखिएगा समुंदर है धसल, तो क्या कभी भी संभव है कि गोल होगा? ये कभी संभव है? तो ये क्या होगा? उठा बैठा ये होगा। लेकिन फिर भी जो खगोल शास्त्री सब थे, खगोलविद सब थे, उन्होंने क्या किया? एक नॉर्मल लाइन खींच दिया, काल्पनिक रेखा खींच दिया, इस हम लोग मान लिए कि ये क्या है? गोल। हालांकि पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि किस शेप का है ये? तो जियोड शेप का है। सिंपल, आपको कोई भी पूछेगा कि पृथ्वी किस शेप का है तो हो जाएगा, या फिर भूआस शेप का है। ठीक है, यहाँ तक में अंग्रेजी में बोलिए या हिंदी में बोलिए, आपका इच्छा है। ठीक है, क्या बोलेंगे पृथ्वी के बारे में? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इस पे ज़्यादातर हिस्सा पे पानी है, इसलिए अंतरिक्ष पर से देखने में ये नीले रंग का दिखता है। इसका आकार जो है वो भूआस है। हो जाएगा? यहाँ तक में लिखिए, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, जो 8 ग्रह में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो 8 ग्रह में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जो 8 ग्रह में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
इसके अधिकांश भाग पर पानी है, इसके अधिकांश भाग पर पानी है, इसलिए इसका रंग नीला दिखता है। अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखता है। हो गया? लिखिए, इसका आकार, इसके आकार को भूआस कहते हैं या जियोट कहते हैं। इसके आकार को भूआस या जियोट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग को, पृथ्वी लगभग तो गोल ही है, पूरा तो गोल नहीं है लेकिन लगभग तो गोल कह सकते हैं हम लोग इसको। अब इसको आप प्रमाणित कैसे करिएगा कि पृथ्वी गोल है या फिर लगभग गोल है? इसको प्रमाणित कैसे करिएगा कि यहाँ पृथ्वी गोल है? हो सकता है चपटा हो पृथ्वी, पूरा पूरा यहाँ से वहाँ चपटा हो, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या होता था, लोग जो है वो ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करता था, सोचता था कि गिर जाएंगे उस साइड, क्योंकि चपटा है पृथ्वी पहले का ज़माना में। तो बताइए, कुछ सेंस लगाइए थोड़ा सा। क्या? एक आदमी गया था, कहाँ गया था? ऊपर। पृथ्वी गोल है, मतलब लगभग गोल है, इसको आप किस प्रकार से प्रमाणित करिएगा? कोई जवाब दे सकता है इसका? सैटेलाइट नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ उपकरण नहीं है, केवल आप ही हैं। बताइए आप कैसे करिएगा? ऋषि मुनि देखा है, वो तो आप बात की बात है। देखिए, बात समझिए, पृथ्वी गोल है, इसका प्रमाण हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं? तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर हम एक जगह से चलना स्टार्ट करते हैं तो दोबारा बहुत निश्चित है कि हम वहीं पे जगह पहुंच जाएंगे। रियल बात है कि नहीं? आप एक जगह से अगर चलना प्रारंभ करिएगा तो बीच में समुंदर मिलेगा, तो अगर आप उसको अच्छा से पार कर पाते हैं तो आप दूसरे जगह पे उसी जगह पे पहुंच जाइएगा। उस जगह पे नहीं तो उस एरिया में तो जरूर पहुंच जाइएगा। ये पहला प्रूफ हम लोग दे सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। गोल मतलब समझ रहे हैं ना, भूआस, पूरा गोल नहीं। दूसरा प्रूफ हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे आप हैं और आपको पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इतना बड़ा पृथ्वी है कि उसका एक अंश पे हम रहते हैं तो वो हमको कैसा दिखता है, समतल दिखता है। आपको समतल दिख रहा है सब चीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, बड़ा है। अब जैसे ये मार्कर ही है तो मार्कर बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो ये देखिए गोल दिख रहा है ना आपको, लेकिन जब ये बहुत साइज में बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे जब हम लोग खड़ा रहेंगे तो हमको ये कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा। चींटी को अगर हम इसके ऊपर खड़ा कर देंगे तो चींटी को वो कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा। बात समझ में आ रहा था? तो अगर हम यहाँ पे हैं और सूर्योदय हो चुका है, सूर्योदय समझते हैं ना, सूर्य यहाँ पे अगर डूब गया है, हम लोग तो ये बोलते हैं ना कि सूर्य डूब गया है, लेकिन सूर्य डूबता उगता नहीं है। सूरज यहाँ पे आपका, मान के चलिए सूरज डूब गया, तो आपको दिखना बंद हो गया, ठीक। यहाँ मान के चलिए समुंदर है, ये पूरा समुंदर है, समुंदर में आपको लास्ट छोर दिखता है ना, उसके बाद कुछ नहीं दिखता होगा। मान के चलिए सूरज यहाँ से डूब गया, ठीक, और आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, आप तुरंत कहाँ चढ़ गए, बिल्डिंग पे चढ़ गए, ठीक। तो वो सूरज अभी भी आपको दिखेगा डूबता हुआ, दिखता है कि नहीं दिखता है? ट्राई करिएगा कभी। जैसे बुर्ज खलीफा का नाम आप लोग सुने होंगे, तो अगर आप नीचे से सूर्योदय को पहले देखे हैं, फिर उसका सबसे ऊपर चोटी पे चढ़ जाइएगा बुर्ज खलीफा का, जो दुबई में है शायद, तो वहाँ से फिर आप सूर्योदय को देख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, भुआस आकार का है, तभी तो वो हमको बार बार दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? दिक्कत है यहाँ तक में? ठीक है। चंद्रमा लिख करके डैश दिए, चंद्रमा में समझिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी का दूरी कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। ये चंद्रमा का दूरी है पृथ्वी के साथ, ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी के साथ दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का लगभग 27 दिन में चक्कर लगाता है। सूरज किसका चक्कर, पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, सूरज का, और पृथ्वी का भी चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। बात समझ में आया? कितना दिन में वो लगाता है, 27। पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे कितना दिन में कितने देर में घूम जाता है, वो 24 घंटा में, ठीक है। और वो 27 दिन में, और एक महीना समझते हैं ना, तो अपने एक्सिस पे भी वो 27 दिन लगाता है चंद्रमा।
इस कारण से हम लोगों को चंद्रमा का बस एक के भाग दिखता है। चंद्रमा का आप क्या आप दूसर का भाग देख पाते हैं? नहीं देख पाते होंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और वो पृथ्वी का जो चक्कर काट रहा है, तो दोनों का जो अंतराल होता है वो लगभग सेम ही है। इसलिए हम लोग चंद्रमा का केवल एक भाग को ही देख पाते हैं, पीछे वाला भाग को हम लोग आज तक नहीं देख पाए, ना ही देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं पृथ्वी से। तो चंद्रमा में आप लोग लिख लीजिए, चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर 84,400 किलोमीटर है। यह पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी का उपग्रह है। अब उपग्रह लिख करके डैश दीजिए। जैसे ये चंद्रमा हुआ, ये सूरज हुआ, ये इसको टोटल चक्कर काटने में लगता है 27 दिन। ये पृथ्वी है मान के चलिए, ये जो चंद्रमा है इसको टोटल चक्कर काटने में लगा कितना दिन? 27 दिन। और ये 27वें दिन में अपना एक्सिस पे भी घूमता है। अब बात समझ में आया? अब जैसे ये 27 दिन में घूम रहा है और ये घूम रहा है, तो ये घूमते घूमते जा रहा है ना। अब पृथ्वी भी घूम रहा है, आपको पता है, जितना देर में पृथ्वी घूमा उतने देर में ये भी घूमा, इसलिए दोनों जो है हम लोगों को एक के फेस दिखता है। अब समझ में आया? ये जितना स्पीड से पृथ्वी घूम रहा है उतने स्पीड से चंद्रमा भी घूम रहा है, दोनों का स्पीड सेम है। मान के चलिए ये आप हैं, यहाँ पे इस साइड में आप हैं, और ये चंद्रमा का पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और ये भी उसी प्रकार से घूम रहा है, तो आपको तो केवल यही दिखेगा ना। अब समझ में आया? ऐसा सूरज भी घूमता है। हाँ, सूरज भी घूमता है। और एक बात याद रखिएगा, सूरज भी ब्रह्मांड आकाश गंगा का चक्कर काटता है। सर सूरज का भी तो एक भाग ही देख सकते हैं। सूरज का जो घूमने का रोटेशन है वो पृथ्वी के रोटेशन से अलग है ना। सारा चीज़ आप समझिए बात को, इसलिए तो बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, लेकिन सूरज का जो रोटेशन स्पीड है ना वो अलग है। देखिए, चांद किसका चक्कर काटता है? पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका चक्कर काटता है? सूर्य का। और सूर्य का ही चक्कर 8 ग्रह काटता है ना। और सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है। हम लोग का जो मिल्की वे है, गैलेक्सी जो है हम लोगों का, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, उस गैलेक्सी का सूरज भी चक्कर काटता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक सूरज को हम लोग जानते हैं जो आप लोग देखते हैं भोरम भोर, उस सूरज का कितना ग्रह? 8 ग्रह। वो 8 ग्रह को अपने साथ बांध के रखा है। उसमें एक ठो ग्रह पे जीवन है जिस पे हम लोग रहते हैं। और वैसा सूरज केवल एक गैलेक्सी में कम से कम लाखों है। सोचिए, एक सूरज वो है जिस पे हम लोग 8 ग्रह है, और ये 8 ग्रह को लेकर के घूमता है। और ये एक गैलेक्सी है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जो हम लोग का गैलेक्सी है। इसी गैलेक्सी के अंदर हम लोग रहते हैं। ऐसा गैलेक्सी ब्रह्मांड में हजारों है, लाखों है। और इस गैलेक्सी के अंदर भी कई सारा तारा है, मतलब सूर्य है, कई सारा सूर्य है। अब इस सूर्य का भी कई सारा ग्रह है, और उस ग्रह में से एक ग्रह पे हम लोग रहते हैं, और उस एक ग्रह में से एक छोटा सा देश में हम लोग रहते हैं। छोटा सा देश तो नहीं, लेकिन 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, तो उस देश में हम लोग रहते हैं। उस देश का भी सबसे एक पिछड़ा हुआ राज्य में हम लोग रहते हैं, और उस पिछड़ा हुआ राज्य का भी सबसे छोटा सा जिला में हम लोग रहते हैं। उस सबसे छोटा जिला में भी छोटा सा प्रखंड या फिर उपखंड में रहते हैं। उसमें भी एक छोटा सा घर में रहते हैं, उसमें भी एक छोटा सा कमरा में रहते हैं, उससे भी छोटा एक मन में रहते हैं, फिर भी हम लोग को घमंड है। बात समझ में आ ना? हम क्या बताना चाह रहे हैं आप उसको समझिए। आप लोग नहीं समझे हैं, बात देखिए। मिल्की वे गैलेक्सी आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं। आकाश गंगा समझते हैं? ऐसे समझिए, एक आकाश गंगा है। आकाश गंगा मतलब क्या? जहाँ पे बहुत सारा तारा है। इस बिंदा बता रहे हैं, नहीं समझ लीजिए, तारा है, बहुत सारा तारा है। और ऐसा आकाश गंगा ढेरी है। पूरा ब्रह्मांड में ऐसा आकाश गंगा ढेरी है, बहुत सारा आकाश गंगा है। अब उसमें से एक आकाश गंगा के अंदर कई सारा तारा है, बहुते तारा है, मतलब सूरज, ढेर सारा सूरज है, कई सारा। अब सूरज है तो उसके पास क्या होगा? ग्रह भी होगा। अब उस सूरज में से एक सूरज हम लोग का सूरज है, मतलब सूर्य है। उस सूर्य में से 8 ग्रह है, और 8 ग्रह में से एक ग्रह पे हम लोग रहते हैं। अब समझ में आया? मतलब हम लोग इस बात से तुलना कर सकते हैं कि आप पूरा ब्रह्मांड या पूरा अंतरिक्ष में केवल हम ही लोग रहते हैं, और भी तो कोई हो सकता है जो रहता होगा। मतलब एलियन जिसको आप लोग कहते हैं, तो एलियन हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हम लोग इतना खुश नसीब नहीं है कि केवल हम ही लोग जिंदा हो।
हो सकता है किसी कोना में एलियन भी हो, वो हम ही लोग के तरह हो, या तो हम लोग से ज़्यादा विकसित होगा या तो हम लोग से कम विकसित होगा तो लेकिन ज़रूर, क्योंकि आप खुद तुलना कर लीजिए, एक सूरज है और ऐसा ऐसा सूरज लाखों है आकाशगंगा में, एक का बात नहीं कर रहे हैं हम, लाखों आकाशगंगा में है सूरज, और इस सूरज का भी कई सारा ग्रह है और ऐसा ऐसा मिल्की वे ढेरी है, आकाशगंगा ढेरी है। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? तो तारा का समूह को क्या बोलेंगे? आकाशगंगा। और तारा का समूह से जो आकृति बनेगा उसको क्या बोलेंगे? तारे के समूह से जो आकृति बनता है उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। अभी जस्ट पर आए थे, बदमाश। चलिए, उपग्रह क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। तो उपग्रह क्या है? तो जो ग्रह का चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। हो जाएगा। जो ग्रह का चक्कर काटता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। ठीक है। उपग्रह दो प्रकार का हो सकता है, एक तो प्राकृतिक हो सकता है और एक आपका कृत्रिम उपग्रह हो सकता है। कृत्रिम उपग्रह जैसे हम लोग सैटेलाइट बना करके आसमान में छोड़ दिए, जैसे आप लोग के घर में टेलीविजन पे सीरियल उरियल आता होगा, फिल्म, तो वो सब किससे आता है? सैटेलाइट से आता है। तो वो सब जीपीएस आप लोग का चलता होगा फ़ोन में, तो वो सब किससे आता है? सैटेलाइट से आता है। तो वो सैटेलाइट हम लोग छोड़े हैं आसमान में, पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर काटता है। और जो चांद है हम लोग का, वो क्या हम लोग छोड़े हैं उसको? नहीं। तो वो क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। आया समझ में? उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह। समझ में आया? लिखिए, ग्रह के चक्कर लगाने वालों को, ग्रह के चक्कर लगाने वालों को वाले को उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। हो गया? एक स्टार दे करके लिख लीजिए कि 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। इसको लिख लीजिए। 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और हम कल उम्मीद करते हैं कि इसमें सबका फुल में फुल नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में भी अगर कल किसी का फुल में फुल नहीं आया तो धिक्कार है। ऐसा इतना आसान चैप्टर तो है, कल टेस्ट लेंगे इसका। 15-16 को जो भी क्वेश्चन इससे आएगा हम पूछ लेंगे। ठीक है। बताइए, सूरज का चक्कर कौन काटेगा? ग्रह। और ग्रह का भी चक्कर काटने वालों को क्या बोलते हैं? उपग्रह। देखिए, कल जो क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब इसका एक एक लाइन को आप पढ़िएगा। क्लॉकवाइज में कौन घूमता है? क्लॉकवाइज में शुक्र और शनि। नेपच्यून यानी कि यूरेनस। कौन कौन घूमता है? शुक्र और यूरेनस। याद रहेगा ना? हो जाएगा। कल टेस्ट लेंगे इसका, और जो भी अगर एक आध को टॉपिक छूट गया होगा तो हम उसको टेलीग्राम पे भेज देंगे। हालांकि छूटना तो नहीं चाहिए, एक भी टॉपिक सारा आ ही गया इसमें, लेकिन फिर भी अगर छूट गया होगा तो हम उसको टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है। चलिए, रहने दीजिए यहाँ तक।